बात कर रहे थे हम। आई नो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना अभी समझ में आता है आप ट्राई कीजिए, समझ में मतलब उतना आप पढ़ के जाएं यहाँ से। और अगला लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, अगली क्लास में हो जाएगा नया नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। थोड़ा बहुत इसका अगर बचता भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो कंप्लीट करके हम नया लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो या करंट हो, जो भी हम पढ़ते हैं आप लोग उसको स्टार्ट से पढ़ोगे बिल्कुल, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैं थ्योरी भी लूंगा, क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक लेक्चर और मान लो यूं कि भाई बीच में से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी आपको मैं नया टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे हम आज। और वही आपके आता है पेपर में, आता है मतलब, है ना। नीट के एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चंस वो एप्लीकेशन से आते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? No, sir. Yes, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर अब दिख रही है। Yes, sir. कूल। अच्छा, बीच में अगर इंटरनेट लैग होता है या आवाज नहीं आती क्लियरली तो बता देना, या तो हैंड रेस करके बता देना या चैट में लिख देना। अभी आ रही है आवाज? क्लियरली आ रही है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो गॉस, हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, आज हम उसका कंटिन्यूएशन में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और हम डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो गॉस लॉ सबको पता है क्या होता है, दिस इज रिटन ओनली। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड द फॉर्मूला विल बी ई डी ए या फिर ई डॉट डी ए, ठीक है। ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए विल बी इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड बाय क्या चीज, कौन एनक्लोज कर रहा है इसको? Gaussian surface. गॉसियन सरफेस, Gaussian surface. है ना। गॉसियन सरफेस बनाने का पर्सपेक्टिव ही ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए अलग अलग बॉडीज की, है ना। एप्लीकेशंस, हम एप्लीकेशन अप्लाई मतलब यूज कर पाए उस चीज का, इसलिए हमने वो पढ़ा है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आपको इस तरह से बनाना है कि आपका बॉडी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है वो सब आप कैप्चर कर पाओ। यानी कि आपको गॉसियन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से बनाना है। तो गॉसियन सरफेस एट द एंड ऑफ द डे जो भी चार्ज को एनक्लोज करेगा या उसके अंदर जो भी चार्ज आएगा आपको केवल वही लेना है। ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी अभी तक, आई गेस हमने लास्ट क्लास में भी सेम बात करी थी। जो भी चार्ज बाहर है उसको नहीं लेना है ना। लेकिन किसमें नहीं लेना है? फ्लक्स कैलकुलेशन में। किसमें नहीं लेना है भाई? फ्लक्स की कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो काउंट होगा वो। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया सिस्टम की, तो उसमें वो बाहर वाले चार्ज भी आएंगे। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। होता क्या है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैंसिल आउट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर ही, है ना। तो जो वेक्टर है उसका कोई ना कोई अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम वेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो जितना फ्लक्स मान लो ये E1 वेक्टर है ये प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही फ्लक्स अगर माइनस E1 वेक्टर ने भी प्रोड्यूस कर दिया तो ओवरऑल क्वांटिटी जो बनेगी, क्योंकि फ्लक्स तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. तो मान लो फ्लक्स आया 2 और इधर से -2 आ गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस Yes, रीजन sir. की वजह से जो चार्ज बाहर प्रेजेंट है कंडक्टर के या फिर गॉसियन सरफेस के आपके, है ना, वो काउंट नहीं होता फ्लक्स में। फ्लक्स में वो काउंट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो, बस वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता फ्लक्स में, फ्लक्स कैलकुलेशन में। अंदर वाले चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर वाले जो चार्ज होते हैं उनको
उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई और कैंसिल करने वाला नहीं होता, बाहर वाले को होता है। ठीक है, ये बात हम याद रखते हुए आगे चलेंगे। चलो भाई, सबसे पहले हम इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन क्या होता है गॉस लॉ का, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए अलग अलग चीजों की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, अलग अलग बॉडीज की, इसलिए हम गॉस लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए निकालते हैं। अब देखो, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया, या फिर स्फेयर हो गया, शेल हो गया, इन सबका तुमने निकाला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो। जो पुराने बच्चे उनको तो पता होगा, अभी कुछ दिन Yes, पहले ही sir. पढ़ा। Yes, Yes, sir. sir. और इवन जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, तो उनको भी पता होगा कि आप अलग अलग बॉडीज की निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आपने गॉस लॉ के बिना भी निकालना सीख लिया था, राइट। अरे निकाला था ना भाई, गॉस लॉ के Yes, बिना भी sir. निकाला था ना, Yes, sir. इंटीग्रेट करके। तो आपने गॉस लॉ के बिना जो निकाला है और गॉस लॉ से जो निकालोगे आप एप्लीकेशन, इसके जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी निकाल लोगे, है ना। तो ये एक रीजन है कि हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, क्या एक वायर जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक स्ट्रेच्ड हो, अगर हम इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करें तो ये इस तरह से वेक्टर्स निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, Yes, sir. Yes, हर sir. डायरेक्शन में निकलेंगे, Yes. है ना, परपेंडिकुलर टू दिस वायर। तो अगर मुझे ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, दोनों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को इनकैप्सुलेट कर ले, एनक्लोज कर ले, तो कैसा बन पाएगा भाई, एक सिलेंडर बन पाएगा Yes, sir. ना। एक सिलेंडर जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, दोनों को इनकैप्सुलेट कर लेगा, है ना। और मेरा यही तो पर्पज है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से, वो सारी मैं क्या कर पाऊं, काउंट में ले पाऊं, है ना, कैलकुलेट कर पाऊं, एनकैप्सुलेट कर पाऊं, उसको एनक्लोज कर पाऊं। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस कंप्लीट कर देगा सिलेंडर। सबको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि सिलेंडर क्यों लिया, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इस चीज को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि ये एक पेन है, ये तुम्हारा एक वायर की तरह एक्ट कर सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का वायर बना दूं, इनफाइनाइट लेंथ यानी इस पेन का कोई एंड ही नहीं है, ऊपर की तरफ भी जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा, नीचे की तरफ भी जाया जा रहा है ना, इतनी लेंथ का ही। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो पहली बात तो रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे। Yes, sir. तो Yes, एग्जांपल sir. देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है लेट से, इस पे स्प्रेडेड है पूरा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज है ये लॉन्ग वायर, और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ऐसे तुम्हारी तरफ जा रही है एक तो, एक मेरी तरफ आ रही है, राइट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, हर डायरेक्शन में निकलेगी क्या, ऐसे Yes, sir. Yes, sir. वाले ऐसे। एक ऐसे सिलेंडर ही तो होगा जो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को हर तरफ की, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, सब तरफ को ऐसे कैप्चर कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये जो सिलेंडर है आपका, दिस इज द गॉसियन सरफेस फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई कर दोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने इस कर्व्ड सरफेस पे लगाया पहले तो, और एक बार फ्लैट सरफेस पे लगाया। क्या सिलेंडर में ये समझ में आता है सबको कि एक तो कर्व सरफेस होगा और एक फ्लैट सरफेस होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा होता है कर्व्ड सरफेस और कौन सा फ्लैट होता है, हाथ ऊपर करके बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि सर ये वाला फ्लैट होता है सिलेंडर में और ये वाला कर्व्ड होता है। दो बच्चे बस, मुस्कान, कुमारी। सर जो लेंथ वाली साइड होती है वो कर्व होती है, और जो सर्कल वाला पोर्शन है बेस जो बनता है उसका, वो सर्कुलर होता है, फ्लैट होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो यही होगा ना बेटा, का जो टॉप पार्ट है ना, वो होगा फ्लैट, ये वाला पोर्शन फ्लैट Yes. होगा, है ना, क्योंकि इसको आप रख भी सकते हो ना, इसको आप ऐसे समझ लो, आपका जो ड्रम होता है, ड्रम देखा है सबने ड्रम, तो उसको आप Yes, ऐसे sir. रखते हो ना,
तो आप सर्कुलर पोर्शन की तरफ से रख देते उसको जमीन पे, अगर वो फ्लैट है तभी तो रख पा रहे हो आप उसको, वरना वो ऐसे हिलता रहता अगर फ्लैट Yes, नहीं होता, sir. है ना। और आपका साइड वाला पोर्शन है लेंथ वाला, वो कर्व होता है ऐसे सिलेंडर में, है ना। तो हम कर्व वाले पोर्शन पे और फ्लैट वाले पोर्शन पे इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम कर्व वाले पोर्शन को ले लेते हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा, कर्व पोर्शन पे इंटीग्रेशन। अब फ्लैट वाले पोर्शन में भी ई डी ए कॉस थीटा में लिखूंगा, लेकिन मैं आगे ट्वाइस भी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि दो पोर्शन है, दिस इज वन पोर्शन एंड दिस इज सेकेंड पोर्शन। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिंस मुझे पता है कि मेरा जो चार्ज है इस पे वायर पे, जो मेरा चार्ज है वायर पे, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो इसकी वजह से मेरा कितना हो जाएगा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे मेरा चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes, कर्व सरफेस के लिए थीटा 0 होगा, कर्व सरफेस के लिए थीटा 0 होगा। रीजन जल्दी बताओ। सर क्योंकि उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही हैं वो उसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना। हाँ, क्योंकि जब आप कर्व सरफेस को देखोगे, कर्व सरफेस को आप देखोगे तो उस पे जब आप एक डीए पोर्शन लोगे, डीए मतलब एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने। क्या ये बात समझ में आती है सबको? जैसे मेरे पास ये बॉटल, यस ये बॉटल दिख रही है सबको? यस सर ठीक है। यस सर इस बॉटल पे जैसे ये कर्व्ड पोर्शन है, मान लो ये कर्व्ड पोर्शन है, तो इस पे एक छोटा सा ये पार्ट हो गया एरिया, डीए पोर्शन हो गया ये। अब इस डीए पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही होगी, इसके अंदर है लाइन, तो ये तो सिलेंडर है ना भाई, इसने तो आपको कैप्चर कर रखा है वायर को, वायर इसके अंदर है ना। तो इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। Yes, sir. तो जो इसके कर्व्ड पोर्शन से बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के निकल रहा है। इस सरफेस को अगर मैं एक प्लेन सरफेस मान लूं, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर ठीक है। और इस डीए एरिया का जब एरिया वेक्टर निकालूंगा, कल मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, यस सर तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का थीटा कितना होता है, 0 डिग्री 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। सो दैट्स व्हाई ई एंड डी ए के बीच में 0 डिग्री होगा, और फ्लैट सरफेस के केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यस सर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और आपका फ्लैट सरफेस के केस में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, यस सर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर में कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब तो इजी हो गया, निकाल दोगे अब तो तुम जल्दी से। यस सर नहीं समझ में आया? फॉर्मूले में रखो थीटा इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये बनेगा ई, फर्स्ट वाला देखो क्या बन रहा है, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है। यस सर ये फर्स्ट वाला पोर्शन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया, है ना। और ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 कमाल कर रहे हो बेटा। तो ये 2 इंटू 0, 0 बन जाएगा, राइट। अरे हाँ यार, यस सर ये वाला बचेगा तुम्हारा, ये वाला बचा तो इसको इंटीग्रेट कर दो अब, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर दो तो ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो आप लेट से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है एक वायर की वजह से, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल ली। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो क्वेश्चन में दे देगा वो तुम्हें बस उसको अलग से इंटीग्रेट करना है, उसकी टेंशन मत लेना। मोस्टली आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही दी जाती है, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो वैरी कर रही है डिस्टेंस के साथ में, मान लो
है ना। तो फिर आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेके इंटीग्रेट कर देना, बस यही डिफरेंस आएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो परेशान मत होना उस केस में, इसलिए पहले से बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड वाला तो वैसा ही आरएचएस, तो आरएचएस थोड़ी चेंज हुआ है हमारा, है ना, राइट हैंड साइड थोड़ी चेंज हुआ है। अब अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है क्या? यस सर। 2 पाई आर एच, है ना। तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी, हाइट ये लेंथ यस सर। है ना। तो ये तुम और तो कर्व्ड सरफेस पे ही निकाल रहे हो ना आप फिलहाल तो फ्लक्स, क्योंकि फ्लैट सरफेस की वजह से तो फ्लक्स 0 आ गया था, यस सर। है ना, क्योंकि अरे ईडीए कॉस थीटा 0 हो गया था ना, तो फ्लैट सरफेस की वजह से तो 0 आ गया था, तो कर्व्ड सरफेस ही बचा, कर्व्ड सरफेस की वजह से 2 पाई आर एच आ जाएगा एरिया। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, ये बन गया Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्या था 2/2 से मल्टीप्लाई करने का, ताकि मेरा नीचे क्या बन जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, जिसको मैं चुपचाप के लिख दूंगा, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, के लिख सकता हूं, यस सर। यस सर। पता है ना सबको ये बात, तो यस यस सर। सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, है ना। तो इससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। याद करो यही फॉर्मूला डिराइव किया था जब बिना गॉस लॉ के किया था तो भी, यस सर। ठीक है। अभी लग रहा है लेंदी क्योंकि हमने डिस्कशन कर लिया थोड़ा ज्यादा, अदरवाइज इतना लेंदी है ही नहीं, बिल्कुल झट झट आंसर निकलते हैं। आपको बस पता होना चाहिए गॉस लॉ क्या होता है और अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, और ये रिजल्ट सबको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के भी, और वैसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने जाओ तो, ठीक है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आनी चाहिए बात कि ये रिजल्ट्स वहां निकालना नहीं बैठना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप डिराइव करने बैठे हो कि अरे डिराइव कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा, याद होनी चाहिए। आगे चलें, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इन्फिनिट शीट के लिए निकाल लेते हैं, अब इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिट शीट के लिए अब या और जो भी आपकी चीजें हैं जो बच रही हैं उन सब के लिए सेम ही गॉस लॉ यूज होगा, और मेरे ख्याल से सीख चुके हैं सब गॉस लॉ यूज करना। अरे गॉस लॉ Yes, sir. अप्लाई करना आ गया है ना बच्चे से, यस सर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं अब इसको, क्या बोलते हो? यस सर। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बाकी इधर देखो। अब इन्फिनिट शीट को हम ले रहे हैं, तो शीट के केस में ये शीट हो गई आपकी डेट से, ठीक है। तो ये शीट के केस में आपका जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पे, उसको एनकैप्सुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेंडर बना दिया जो इससे पास हो रहा है ना। गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना भाई गॉस लॉ लगाने के लिए, तो एक सिलेंडर sir. जो इससे पास हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है मेरा, ये जो मेरा सिलेंडर है, ये सेम तरह से एक्ट करेगा जैसे लाइन वायर के लिए करा था, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि अब इसकी इस बार इसका कर्व्ड सरफेस जो होगा वो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि फ्लैट सरफेस करेगा। और उसका सिंपल सा रीजन बस ये है कि सिंस आपकी शीट ऐसे है, आपकी शीट ऐसे है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, यस सर। ऐसे निकलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड वेक्टर ऐसे Yes, होगा, sir. तो फ्लैट सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और इसका जो भी एरिया होगा, मान लो डीए एरिया ले लिया आपने, ये तो डीए एरिया का वेक्टर जो परपेंडिकुलर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं आ जाएगा इस बार फ्लैट सरफेस से, यस सर। है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस राइट इधर है, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर या नीचे की तरफ आ रहा है, Yes. सर। है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर कर्व्ड सरफेस पे इस बार 90 डिग्री बना देंगे, जो कि फ्लक्स 0 कर देगा, लेकिन फ्लैट सरफेस पे फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इस यस बार इस बार ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और इस वाले पोर्शन को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये पोर्शन हो जाएगा कैलकुलेट ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल ली हमेशा की तरह, और डीए वेक्टर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लेट्स से कि डीए का इंटीग्रेशन मुझे सिंस समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि सिंस मुझे लेंथ नहीं पता ना इसकी सिलेंडर की, Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर है, मतलब डीए को इंटीग्रेट करके एरिया ए आया लेट्स से, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से ए आया, लेकिन सिंस ये मेरा एरिया लेफ्ट और राइट साइड में कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एरिया आता ही नहीं है, ठीक है। और ये राइट साइड में एरिया कैसे आया, ये कैसे आया, पेन शीट का फॉर्मूला। तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज Surface निकालना। charge। हाँ, क्योंकि इस बार हमने शीट ली, एक लाइन नहीं ली। जब एक लाइन ली थी, एक वायर लिया था, तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। कौन सी थी इस पे, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, विच इज लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट Yes. लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो आपको लैम्डा देता है। लेकिन जब हम सरफेस की बात करते हैं, जैसे हम शीट की जब बात करेंगे तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं। आपको एक लाइन थोड़ी है भाई, शीट तो आपका एक सरफेस है ना, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो जब हम एक एरिया पे बात कर रहे होते हैं तो हम डील करते हैं सिग्मा में। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। अब हम लेंथ पे नहीं, हम एरिया की बात करेंगे, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यही हम 3D सरफेस लेते, स्फेयर की बात करें, तो वहां पे क्या लेते बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, है ना। फिर वहां पे हम रो को लेते, रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे Yes, sir. क्या ले रहे हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे आपका क्यू क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए, Yes, sir. है ना। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे पुट किया है मैंने, सिग्मा क्यू की जगह, क्यू इन की जगह सिग्मा इंटू ए पुट कर दिया। तो ए से ए कट गया, कट हो गया दोनों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो भाई, सेम तरीके से मैं आपको नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, बस मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता हर किसी के लिए आपको डिस्कशन करने की जरूरत है। अब आपको फंडा समझ में आ गया है कि कैसे निकालते हैं। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको 3 अलग अलग निकालने पड़ेंगे अगेन, क्योंकि अंदर की तरफ, सरफेस पे और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। Yes, sir. तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अब देखो, अंदर की तरफ हॉलो स्फेयर में अंदर तो चार्ज होता नहीं है, तो क्यू इनसाइड 0 हो जाएगा, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, Yes, sir. है ना। गॉस लॉ से भी प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अंदर, ठीक है। आपने मतलब ऑब्वियसली आपने क्यू इन 0 कर दिया तो फिर ई ही 0 हो जाएगा ना, राइट। और जब आर इक्वल्स टू आर होगा, सरफेस की बात पे करेंगे जब हम, तो आपका क्यू इन तो हो जाएगा कैपिटल क्यू। लेट्स से कि क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे स्फेयर पे, है ना, स्फेरिकल शेल पे। और ई डी ए कॉस थीटा आप लेफ्ट साइड में लिखोगे गॉस लॉ की हेल्प से, तो आपका ई और डी ए सरफेस पे वही 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा। Yes, sir. भाई सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जो मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है ऐसे, है ना, सरफेस पे है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और जो डी ए वेक्टर के साथ आपका एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 0 डिग्री बन रहा है क्या अभी भी, Yes, sir. है ना, पैरेलल है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 0 आ जाएगा, तो ये ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि आपने जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे इसमें, वो आप सरफेस चार्ज को लेते हुए बनाओगे, राइट, सरफेस चार्ज को कंसिडर करते हुए बनाओगे आप, है ना। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, निकल जाएगी ना भाई, Yes, sir. पक्का, ठीक है। ऐसे ही हम अंदर वाली, ये सॉरी बाहर वाली के लिए भी निकाल सकते हैं, जब आपका गॉसियन सरफेस बाहर हो, यानी कि आपका जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे आपको निकालनी है वो बाहर की तरफ हो स्फेयर के, स्फेरिकल शेल के, तो उस केस में आपका सेम गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पर पैरेलल होगी किसके, डी ए वेक्टर के, Yes, sir. है ना। इस केस में भी, थर्ड केस में भी, तो यहाँ पे भी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए, और ये बाहर की तरफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि सरफेस पे जो चार्ज है वो अंदर की तरफ ही तो है गॉसियन सरफेस के, Yes, sir. दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर जो भी आएगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द फॉर्मूला। तो इसमें भी हमें वही वेरिएशन मिल जाएगा। शेल के केस में ऐसा बनता है ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है डिस्टेंस के साथ में। यहाँ पे r इक्वल्स टू आर से ग्राफ चालू हो रहा है, क्यों, क्योंकि फॉर r लेस देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0. 0 है ना। जब स्फेरिकल शेल के केस में क्या होता है कि सरफेस से अंदर की तरफ जब हम रहते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता है,
है ना, Yes, sir. चार्ज सारा सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो आपके ग्राफ में भी, आपका ग्राफ स्टार्ट ही आपके सरफेस से होगा, सरफेस के पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, No, sir. है ना। चलो भाई डाइपोल पे आ जाएं, अब चालू करें। Yes, sir. Yes, sir. An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a small distance. एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है बेसिकली, अभी तक हम इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस पढ़ रहे थे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक होता है माइनस चार्ज माइनस क्यू, दो तरह के चार्जेस हमने पढ़े थे। तो किसी ने बोला कि यार इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, एक पेयर बना देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो। इक्वल मतलब दोनों का क्यू चार्ज है, अपोजिट मतलब एक का प्लस क्यू है तो दूसरे का माइनस क्यू है, और दोनों को लेट से कि हम 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। 2a लिखने का पर्पस ये है क्योंकि आप एक सेंटर पॉइंट देखोगे जहां से दोनों चार्जेस की इक्वल डिस्टेंस होगी, है ना, ऐसा एक पॉइंट होगा जहां से दोनों चार्जेस की इक्वल डिस्टेंस होगी। तो अगर आप a लेते और आपको देखना पड़ता है कि भाई सेंटर पॉइंट से प्लस चार्ज कितना डिस्टेंस है, तो फिर आपको a/2 लेना पड़ता। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. a/2 लेना पड़ता। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने सोचा कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, चुपचाप 2a ले लो ताकि a और a दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, सेंटर से दोनों डिस्टेंसेस हमारी एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, है ना। तो हमने क्या ले लिया, 2a ले लिया, ठीक है। बस यही आपका सिंपल सा फंडा था लेने का। मिड पॉइंट O ऑफ लोकेशंस ऑफ माइनस q एंड q इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? Center of dipole. सेंटर ऑफ डाइपोल। अब जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या ये डाइपोल मोमेंट बोला जाता है इसको, p वेक्टर को, Yes, sir. है ना। Yes, डाइपोल yes, मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी बता दो। So product होता है Sure. magnitude of charge और distance of separation between the two charges. ओके और डाइपोल मोमेंट किस किस डायरेक्शन में लिया जाता है, ये कौन बताएगा? negative. हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर, नीड टू रेज योर हैंड्स। देखो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, पहले तो क्या हम डिस्कस कर लेते थे ऐसे ही, लेकिन अब हाथ ऊपर करके आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए ना आंसर करने का। पर बहुत कम बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं यार, मैं तो बहुत उम्मीद में बैठा था कि यार बहुत अच्छे बच्चे आए हैं इस बार, आप लोगों ने टेस्ट भी क्लियर किया है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, तो अब कम से कम आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में। लेकिन बहुत कम, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम हाथ ऊपर हो रहे हैं आजकल। चलो कोई ना, मे बी आपको अभी टाइम लग रहा हो। किससे पूछें? दीक्षा, दीक्षा ठाकुर। Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। शिखा, इज दैट द राइट आंसर? बाकी सब बच्चे बताओ भाई, सही है क्या आंसर, नेगेटिव से पॉजिटिव Yes, लेते हैं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अच्छा रीजन क्या होता है इसका, ये पता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ये बात नोटिस करिए आपने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था, उसमें छुपा हुआ आंसर। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था हमने? Product of magnitude of either charge and the distance of separation between the two charges. हाँ, प्रोडक्ट होता है बेसिकली, इट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन हम क्या लेंगे इसका, नेगेटिव से Positive. पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इट इज अपोजिट, अपोजिट होता है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ Electric field. Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा किसी को अगर समझ में नहीं आए इन हैंड राइटिंग, है ना, तो बता देना, बीच में पूछ लेना। देखो ये जो पुराने बच्चे हैं इनको तो आदत हो गई है गंदी सी हैंड राइटिंग देखने की, है ना, इनको समझ में आ जाता है ये, है ना, क्योंकि ये डॉक्टर बन चुके हैं अब ऑलरेडी, आधे डॉक्टर बन चुके हैं इनको, क्योंकि डॉक्टर्स भी आई गेस ऐसे हैंड राइटिंग यूज करते हैं, है ना जो भी लिखते हैं समझ में आ जाता है क्लिनिक वाले को, तो इनको समझ में आ जाता है मेरी हैंड राइटिंग जो भी आ जाता है ना भाई, ऐसे तो नहीं होगा। Yes, sir. जो नए बच्चे हैं इससे आप अभी अभी आपको टाइम लगेगा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग तो देखो एकदम से इम्प्रूव होगी नहीं
ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन अगर समझ में नहीं आए कुछ तो पूछ लेना, है ना। परेशान मत होना कि सर ने ये क्या लिख दिया है ना, ऐसा परेशान मत होना, पूछ लेना बिंदास। चलो भाई, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बेसिकली चार्ज और सेपरेशन का प्रोडक्ट है ये, मैग्नीट्यूड है बेसिकली डायपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। ठीक है, अगर आपको वेक्टर लिखना है डायपोल मोमेंट तो आप एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो विच विल कम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इसका एक डायरेक्शन होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी तो होगी, सही है। डायपोल मोमेंट विल ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कॉलम मीटर, और डायमेंशन होता है m0 l1 t1 a1। ठीक है, तो डायमेंशन भी आप याद रख सकते हो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कभी कभी हो सकता है यूज आ जाए, याद रखना है नहीं रखना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीडिंग लगाना चाहिए बार बार, हो सकता है आपके दिमाग में रह जाए वो। हर चीज याद नहीं की जा सकती, डायमेंशंस स्पेसिफिकली बहुत मुश्किल होता है डायमेंशंस याद रखना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। महक बोल रही है आपकी राइटिंग रिटर्न बहुत अच्छी है। बेटर राइटिंग लिखना चाह रहे हो आप, जहां तक मुझे लग रहा है, और मैं आपके बोर्ड्स के मार्क्स नहीं दे सकता बेटा, तो मेरे को मक्खन लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत खराब है। ठीक है, हाँ भाई, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, डायमेंशंस याद नहीं रहते हैं, तो डायमेंशंस को एक ही तरीका है डील करने का, जब भी आते हैं आप एक बार उनको देखो ध्यान से, समझने का ट्राई करो या याद रखने का ट्राई करो, आगे बढ़ जाओ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो याद नहीं होंगे, तुम उनको 5-6 बार देख लोगे ना, अपने आप दिमाग में उसका एक ग्लिम्स आने लगता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में अगर डायमेंशन पे क्वेश्चन आ भी जाता है, जो कि नहीं आएगा लेकिन मान लो आ जाता है, तो तुम बना सकते हो खुद से। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीजों में, हमारे पास टाइम की कमी है बहुत ज्यादा, है ना। ये मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाए। कार्तिक, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? कार्तिक, ओके कूल। चलो भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बचा हुआ है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट सो वी आर हैविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ डायपोल। तो कुछ बेसिक सा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, आंसर बताओ जल्दी से इसका क्या होगा। डायपोल मोमेंट बताना है आपको डायपोल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जो कि डिस्टेंस पे है 1 एंगस्ट्रॉम की। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कितनी होती है। ओके, आई रिसीव्ड 1 आंसर, वेरी गुड। समन का भी आंसर आ गया है, ठीक है। जानवी, मुस्कान, मोनिका, सिद्रा, पलक, कुछ पूछना है आपको पलक? बच्चा आप चैट में आंसर कर सकते सर हो। अच्छा ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको शायद आंसर करना होगा, या तो आप चैट में आंसर कर सकते हो भाई, चैट में आंसर सब करेंगे। ठीक है, ABCD लिखने में कोई मेहनत नहीं लगती, ABCD लिख सकते हो ना, इतना तो तुम मेहनत कर सकते हो, है ना। सो यू नीड टू आंसर इन द चैट एवरीवन। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि सबने एक एक बार तो ट्राई कर ही लिया है, तो इसको डिस्कस कर लेना चाहिए अब, है ना। हाँ भाई, कितना आ रहा है? Yes. कितना आ रहा है? Second B. एक तो तुम सी लोग ऑप्शन। इतने इजी क्वेश्चन में अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं यार। क्या होगा डायपोल मोमेंट? यस सर। डायपोल मोमेंट निकालना था, मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, है ना, Q इंटू एल हो जाएगा क्या, Yes, sir. yes sir है ना। L मतलब लेंथ उसकी, Yes, है sir. ना। ठीक है, व्हाट विल इट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. -19 कूलम। यही होगी। Yes, sir. अरे चार्ज की वैल्यू तो इतनी होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। Yes, sir. 1.6 into 10 की पावर -19, है ना। 1.6 into 10 की पावर -19 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई? 10 raised to power minus 10 10 meter. raised to the power -10, because 1 Armstrong is equals to 10 की पावर -10 मीटर, Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे कॉलम मीटर में निकालना था तुम्हें आंसर, तो ये तो कॉलम में हो जाएगा,
और ये मीटर में हो जाएगा, है ना? Yes. कितना आंसर आएगा भाई? 1.6 into 10 की पावर -29. -29 है ना? -19 और -10 ऐड होके कितने बन जाएंगे? -29। Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. बहुत ही सरल सवाल था, काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो एक और करो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है सबको सिस्टम का। 3 चार्जेस हैं, ट्राइंगल के ऊपर प्लेस्ड है। हाँ जी सुजल, कुछ पूछना है आपको बच्चा? नाम सुजल, अच्छा सी ऑप्शन आ रहा है, चलो बढ़िया। सक्षम का बी आ रहा है, ओके। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, दो दो आंसर मिले हैं अभी तक हमें। बाकी बच्चे भी करो भाई सॉल्व। चलो बढ़िया, आप लोगों का पेस देख के अच्छा लग रहा है मुझे, सब लोग ट्राई कर रहे हैं आंसर करने का, वेरी गुड। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके की वर्टिसेस पे आपने रखा हुआ है चार्जेस को 3, क्यू क्यू और -2Q, ठीक है? ABC ट्राइंगल के साइड लेंथ L है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। डाइपोल मोमेंट अगेन सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो Q into L हो जाएगा। इज दैट राइट? Yes, sir. मैग्नीट्यूड निकालना है ना भाई, तो Q into L हो जाएगा डायरेक्टली। अब डाइपोल मोमेंट पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो जो सिस्टम में है चार्जेस उन सबका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सबको ये पता है कि ये -2Q चार्ज अगर हम मान लो यहाँ ले लेते हैं इस वर्टिसेस पे, इस वर्टेक्स पे, और यहाँ पे ले लेते हैं +Q और ये +Q, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी क्या वो ये वाली बनेगी, माइनस से प्लस, Yes, Yes. sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. के बीच में लेट से थीटा एंगल है, लेट से ये एंगल आपका थीटा है जो कि 60 डिग्री होगा, वैसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो, Yes, है sir. ना? एंड दिस विल बी योर P एंड दिस विल बी योर P डाइपोल मोमेंट, और सेम रहेगा दोनों क्योंकि -2Q और Q चार्ज का पेयर इधर है और इधर भी सेम चार्ज है और लेंथ भी सेम है Yes, sir. है ना? तो दोनों P और P रहेंगे आपके, तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Sir. पूरे सिस्टम का निकालने के लिए रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब हमने वेक्टर पढ़े हुए हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? P² हो जाएगा नेट का, रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा? P² प्लस P² प्लस 2 Two इंटू piece. P इंटू P cos थीटा, Yes, sir. cos 60 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह, Yes, sir. है ना? Yes, sir. What will it become? 2P² प्लस 2P² मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? 2 से 2 कट हो जाएगा, दिस विल बी 3P²। Yes, sir. P² का रिजल्टेंट या नेट आपका आ गया 3P², यानी आपका P नेट जो आपको निकालना था मैग्नीट्यूड पूरे सिस्टम का, दिस विल बिकम √3P या फिर √3Q into L. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनी डाउट्स एनीवन? किसी No, को कोई sir. समस्या, कोई डाउट इसमें? No, sir. काफी बच्चों ने बी आंसर किया था, चलो कोई ना, अभी आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो जिनको भी डाउट था। किसी को अगर कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर कर दिया करो, हैंड रेस कर दिया करो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा इस बच्चे को डाउट है, ठीक है? अगर आप हाथ ऊपर नहीं करोगे तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको समझ में आ गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्शियल पोजीशन। अगर डाइपोल आपका एक्शियल पोजीशन पे आप निकालना चाहते हो, एक डाइपोल रखा हुआ है और उसके एक्सिस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे वो हम पढ़ रहे हैं। सो लेट P बी एन ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑन एक्शियल लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज R। कोई P पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पे हम डाइपोल
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना, और ये एक्सिस पे है। अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो एक्सिस बनेगा यही बनेगा उसका एक्सिस। तो इस पे ले लिया हमने एक पी पॉइंट, समझ में आ रही है ना सबको सिचुएशन, Yes, है ना। sir. लेट्स Yes, से sir. क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, तो डाइपोल मोमेंट सबको समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यस सर। है ना। अच्छा, डाइपोल के बीच में डिस्टेंस होती है 2a, यस सर। एंड हमने क्या बोला आपको कि सेंटर से लेकर आपका पी पॉइंट जो है r डिस्टेंस पे है, लेट्स से, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे इस बात को समझो, अगर मान लो ये पी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसे होगा कि भाई प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बाहर जाती हुई, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स होती है ना, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहा। अब आगे चलते हैं, ये वाला डिस्टेंस हो गया ए, मिड पॉइंट से माइनस क्यू तक का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। क्या इस बात से अग्री करते हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, है ना, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जिसका पेयर है आपका डाइपोल, ठीक है, उन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इसको ऐड कर दोगे, वेक्टोरल एडिशन आप कर दोगे, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 Q upon R square। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही बनता है। यस Yes, सर। sir. तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पी वेक्टर हमने ले लिया डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, है ना। डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना भाई आपको, समझ Yes, में आती है आप सबको ये बात? डायरेक्शन भी देना पड़ेगा आपको, तो यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के। तो आपने माइनस के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा है। ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि अगर माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज भी माइनस क्यू ही लोगे ना। Yes, sir. ये माइनस आगे इस वजह से आ रहा है। और आर प्लस ए डिस्टेंस कैसे ली हमने? आर प्लस ए, आर तो डिस्टेंस हो गया पी पॉइंट से मिड पॉइंट तक, है ना, और मिड पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज तक डिस्टेंस है ए वाला, तो आर प्लस ए हो गया टोटल। समझ में आया सबको कैसे हुआ? Yes, sir. ठीक यस है, सर। दिस विल बी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो आर है और ये वाली डिस्टेंस ए है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें पॉजिटिव चार्ज तक आने के लिए। समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए, ये वाला, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस लिया है हमने फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब तो इन दोनों को ऐड करना है बस। तो के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी वेक्टर आपका, पी कैप आपका आ गया कॉमन, है ना, यूनिट वेक्टर जो है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर एलसीएम लेने के बाद, तो ये आपका आंसर आएगा 2k इंटू Q2A। Q2A कैसे आया? द डाइपोल मोमेंट है। हाँ, वेरी गुड। Q2A इंटू आर, तो आपने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व किया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया मतलब, और एलसीएम लेके आपका जो ऑब्टेन हुआ है रिजल्ट वो हुआ है ये वाला। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे पी वेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो, जो कि आपका डाइपोल मोमेंट होता है, विच इज 2 इंटू क्यू इंटू ए पी कैप, है ना। 2QA आपका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और पी कैप आपको डाइपोल मोमेंट का क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. फॉर्मूला तो ये याद रखना ही है, 2k r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखो थोड़ा सा टीडियस है, आई कैन अंडरस्टैंड
कि थोड़ा समझने में, याद रखने में दिक्कत आती होगी, है ना। लेकिन आई होप कि आप लोगों को अगर डेरिवेशन समझ में आ गया है तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर पाओगे। होगा कैसे? सिंपल सा तरीका है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। आपको इस फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कम से कम। हाँ सक्षम बेटा, कुछ आपको बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो भाई आगे चलते हैं। एक कंडीशन पढ़ते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एक्शियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डाइपोल की, तो जनरली क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर ये आर डिस्टेंस ए से बहुत बड़ा हो, यानी पॉइंट जो तुम्हारा है वो डाइपोल से बहुत दूर रखा हो, बहुत ज्यादा दूर रखा हो, डाइपोल के बीच में मान लो 6 सेंटीमीटर का वो है डिफरेंस है, लेंथ का मतलब लेंथ तुम्हारी जो डाइपोल के बीच में है वो है 6 सेंटीमीटर, और तुम्हारे सेंटर पॉइंट से ये जो पॉइंट है जिसपे तुम्हें निकालना है वो रखा है मान लो 60 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा है, मतलब कंपैरेटिवली बड़ा है बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली आर को कंसिडर करोगे केवल, और ए को आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लोगे। Yes, sir. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आर ए से बहुत बड़ा है, मान लो 600 है, ये 600 या 6000 है ना, और ये आपका 6 ही है, तो भाई इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। Yes, sir. और फिर मैं स्क्वायर भी तो कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो और बड़ा हो गया फिर डिफरेंस, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6000 को कंसिडर कर लो, इसका स्क्वायर को, और 6 के स्क्वायर को 0 मान लो, 6 के स्क्वायर को ऑलमोस्ट 0 मान लो इसके कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, है sir. ना। यस सर। ए स्क्वायर को मैंने ऑलमोस्ट क्या बोल दिया कि ए स्क्वायर विल टेंड टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो फिर मेरा आर स्क्वायर बचेगा, केवल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ गया, आर की पावर 4, है ना। और ऊपर भी एक आर था, नीचे आर की पावर 4 था, तो ये कैंसिल होके 1/r³ आ जाएगा क्या? Yes, sir. सो दिस विल बी 2kp/r³। ये इजी फॉर्मूला है, इसको याद करने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी, इजी फॉर्मूला है। तो 2kp/r³ याद रखेंगे। कब आता है ये? दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड on a point which is located on the axis of the dipole when the distance between the point and the center point of the dipole is very large as compared to the distance between the center point and the charge of the dipole। ठीक है, जब ऐसा होगा तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये कंडीशन को याद रखना, कहीं भी मत लगा देना इसको जाके, जब ये कंडीशन दी हुई हो ना तभी लगाना है इसको, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। यस Yes, सर। sir. यस सर। Shall we move forward, आगे चलें? यस Yes, सर। sir. चलो यस एक सर। छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या आ रहा है भाई, ए ऑप्शन? Yes, sir. अच्छा, Yes. देखते हैं क्या आता है। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं ऑफ मोमेंट p एंड 64p आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, दोनों डाइपोल के बीच। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment p is। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सबको समझ में आया क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है या नहीं आया समझ में? ये आपको ई नेट को 0 करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको 0 करना है। ये बात समझ में आया सबको? Yes, sir.
है ना। Yes, देखो sir. थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपका एक डाइपोल था जिसका डाइपोल मोमेंट P था, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट लो, और एक दूसरा डाइपोल था, अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये पढ़ा सबने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. दूसरा डाइपोल लेट से आपका ऐसे कुछ था, एक ही एक्सिस पे होंगे ऑब्वियसली। तो इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 25, sir. 25, 25 centimeter. 25, है ना। तो ये बोल रहा है आपको कि ऐसा एक पॉइंट बताइए, आप ऐसा एक पॉइंट बताइए, लेट्स से कि ये पॉइंट है आपका M, ऐसा एक पॉइंट बताइए जहां पे क्या हो जाए, ई नेट आपका दोनों डाइपोल की वजह से जीरो हो जाए। Yes, sir. यही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर इस मिडिल पॉइंट तक x डिस्टेंस है, Yes, sir. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दूसरे डाइपोल से इस m पॉइंट का? 25 माइनस x। Yes, Yes, sir. sir. मैं सबको टोटल डिस्टेंस 25 है, क्योंकि Yes, sir. टोटल डिस्टेंस 25 है क्योंकि, है ना। और दोनों डाइपोल अलग अलग है, तो एक p है अगर, तो दूसरा कितना है 64p। Yes, sir. ये दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि मेरे को जीरो कब मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जब मेरा p की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 64p की वजह से भी होगा m पॉइंट पे। Yes, अरे sir. m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के क्यों कैसे हो जाएगा भाई? जितना p क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में 64p कर रहा है। Yes, sir. At point M, electric field due to P will be equal to electric field due to 64P। समझ में आ रहा है सबको? तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P, कितना हो जाएगा भाई? KP अपॉन एक्स क्यूब। Yes, sir. KP अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. What will be the electric field due to 64P? 64 kp upon 25 minus x cube. K into 64P divided by x cube। 25 minus x cube. 25 माइनस एक्स, वेरी गुड, 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, भूल तो नहीं गए सब लोग? No, sir. No, sir. फॉर्मूला याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब तो देखो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये सब कट गया है, के पी सब उड़ गया। अब ये बना क्या है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, दिस विल बिकम 25 माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 64x क्यूब। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, Yes, sir. ऐसे क्या देख रहे हो? Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, Yes, और sir. है ना 20। अब देखो दोनों तरफ होल क्यूब है, तो होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. इससे ये कट हो जाएगा, लेकिन कट करने के लिए इसका भी तो 1/3 लेना पड़ेगा। तो ये कितना बन Yes. जाएगा 25 माइनस एक्स। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4 4 जा 16, sir. 16 4 जा Yes, sir. 64, 60. है ना। सो दिस विल बी 4 टाइम्स एक्स। अब तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करना, 5x इक्वल्स टू 25 आ गया क्या? Yes, sir. x Yes, इक्वल्स टू sir. कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। Yes, sir. 5 centimeters. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A Option A. option. A option. ये ऑप्शन, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। आगे चलें या किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनमें अगर थोड़ा सा ट्वीक करके कोई क्वेश्चन बनाता भी है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, कल हमारी क्लास को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बच्चों। आज आपका सिंस काफी बच्चों का फर्स्ट लेक्चर है तो मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कल हमारी क्लास हो सकता है हम पूरी या तो 1.5 आवर्स की तो लेंगे ही सही, हो सकता है 5 मिनट और एक्सटेंड कर लें। ठीक है, लेकिन अभी एक फॉर्मूला और पढ़ के जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें मुझे थोड़ी चीजें समझानी भी थी आपको। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से पिक करेंगे इसको, और अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो कंप्लीट करेंगे ही सही,
हम एक नया चैप्टर भी चालू कर देंगे, है ना। इट विल आइदर बी कैपेसिटेंस या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ही लूंगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका। तो आप अगले लेक्चर से, उसके अगले लेक्चर से आप पढ़ के आएंगे पहले से, ठीक है। अभी आपको बस इतना सा करना है, मैं होमवर्क बता देता हूं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मॉड्यूल से जिसने नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आप लगा लीजिए। अलग अलग तरह के नहीं लगाने आपको, डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ के क्वेश्चंस लगाने। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं वो, ठीक है, और डाइपोल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो भी आपको ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन दिख जाते हैं आपको वो सॉल्व करना है। जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नो सर। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओ ताकि क्लास में मजा आए और थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आया करो। अभी जो भी चल रहा है वो रिवीजन चल रहा है बेटा, हमारी इनिशियल क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है हम उतना डीप में डिस्कस नहीं कर पाए। थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे तो आपको भी फायदा होगा और क्लास भी स्मूथ चलेगी, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Good night, Bye. sir. Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट सर।